So today we are going to cover the second part related to the bank compliance certification risks and their risk management. तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो को फटाफट से उसको गो थ्रू कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में मैं बात करी थी, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो चाहे नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो, सभी चीजों को कवर किया था। मिटिगेट कैसे करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं, एवरीथिंग वाज कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो को जरूर गो थ्रू कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, आरएमसी का क्या काम काज है, वो सब चीजें यहां पर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द लेवल्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड इसमें टोटल 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सबसे टॉप पर आते हैं और ये सभी पॉलिसीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है और ये स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, पॉलिसीज को आर्टिकुलेट करते हैं एंड जो रिस्क टॉलरेंस, रिस्क एपिटाइट होती है उसको डिफाइन करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर भी करते हैं। सेकंड इट्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो कि एक इंडिपेंडेंट रिस्क कमेटी होती है, जो बोर्ड लेवल कमेटी होती है, जो फॉर्मुलेट करती है चीजों को और रिस्क पॉलिसीज को ओवरसी भी करती है, सुपरविजन करती है। इसको इंप्लीमेंटेशन करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का होता है, दैट इज एट द थर्ड लेवल। अब ये बात कर रहे थे रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का जो लेवल है उसके बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 लेवल है। पहला लेवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड थर्ड है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं रिलेटेड टू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सीआरएमसी के बारे में एंड सीआरएमडी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, सीआरएमसी होता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और सीआरएमडी होता है क्रेडिट रिस्क मैनेजिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो जब हम कमेटी की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ पर्संस जो इकट्ठे मिलकर के डिसीजंस लेंगे, राइट। तो इसमें चेयरमैन भी होता है, जो क्रेडिट ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो भी होते हैं एंड चीफ इकोनॉमिस्ट भी इसमें शामिल होता है। तो ये बेसिकली कमेटी है जिसमें मल्टीपल पर्संस होंगे जो डिसीजंस लेंगे, ये प्रपोजल्स को अप्रूव करते हैं। मान लो कोई क्रेडिट प्रपोजल आया एंड इट वाज बेसिकली अबव सम थ्रेशोल्ड अमाउंट, तो वो ये अप्रूव करेंगे। क्रेडिट पॉलिसी को चेक करने का काम है, मॉनिटर करने का काम है, अप्रूव करने का काम है। कंप्लायंस को चेक करने का काम है कि क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है, वो सारे काम इनके पास है। एंड साथ के साथ लोन की प्राइसिंग देखना, ये चेक करना कि पर्टिकुलरली प्रोविजनिंग को प्रॉपर मेंटेन किया गया है, नहीं किया गया, वो सारा काम भी इनके पास ही रहता है, राइट। आफ्टर दैट जो डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द सीआरएमडी यानी कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है एंड ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एंड ये असेसमेंट्स को मैनेज करता है एंड फर्दर जो पॉलिसीज हैं उनको एनफोर्स करता है, जो भी कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने का काम इनके पास है एंड फर्दर क्वालिटी को चेक करना है कि लोन्स की क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेस टेस्टिंग करने का काम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेस टेस्टिंग कौन करता है एंड फर्दर जो लोन रिव्यूज होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, वो काम किसके पास होता है, सीआरएमडी के पास होता है। तो ऑडिट का काम, मॉनिटरिंग का काम, स्ट्रेस टेस्टिंग का काम, ये किनके पास है, दिस इज विद द सीआरएमडी। ये सीआरएमडी के पास होता है, ध्यान रखेंगे, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू सीआरएमसी, ये ग्रुप ऑफ पर्सन जिसमें सीईओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड चीफ इकोनॉमिस्ट शामिल होगा और रिस्क पॉलिसीज को मॉनिटर करना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंपली रिस्क पॉलिसीज को मॉनिटर करने का काम, क्रेडिट अप्रूवल का काम, लोन प्राइसिंग वो सेट करना या फिर प्रोविजनिंग को इंश्योर करना, कंप्लायंस हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारे काम किसके, सीआरएमसी के पास है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तभी मैंने इनको रिपीट करा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फिर बात आती है कि सीआरओ का क्या रोल है। सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर का क्या रोल है। तो चीफ रिस्क ऑफिसर को अप्रूव कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, दैट इज बेसिकली बोर्ड। बोर्ड अप्रूव करता है एंड इनका फिक्स टेन्योर होता है एंड अगर इनको जल्दी से हटाया जाता है, राइट, तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए एंड साथ के साथ आरबीआई को रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी और साथ के साथ बोर्ड का अप्रूवल भी चाहिए होता है अगर आप सीआरओ को टाइम से पहले हटाते हो तो। एंड इनका जो मिनिमम फिक्स टेन्योर होता है दैट इज ऑफ 3 इयर्स, मिनिमम 3 साल का टेन्योर होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी सीनियर लेवल पर्संस होते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, वो यहाँ पर एलिजिबल है। रिपोर्टिंग की बात करें तो सीआरओ जो है वो डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को, सीईओ को, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को
बेसिकली रिपोर्टिंग देते हैं, एंड ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं बन सकते। सीआरओ जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं बन सकते, कोई भी डायरेक्ट बिजनेस टारगेट्स नहीं हो सकते, या फिर इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए बिजनेस वर्टिकल्स के साथ, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट सैंक्शन रोल, तो क्लियरली डिफाइन है कि एडवाइजर की तरह इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन डिसीजन मेकर की तरह इनके पास वोटिंग पावर होती है अंडर द कमेटी बेस्ड सैंक्शन प्रोसेस, यानी कि जहां पर सीआरएमसी की बात कर रहे हो, ठीक है, वहां पर अगर सीआरओ हैं, ठीक है, तो वहां पर इनके पास वोटिंग राइट होगा कि ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को लोन सैंक्शन ना करो, वोटिंग दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, राइट, डिसीजन मेकिंग में, नॉट एडवाइजर के रूप में, राइट। एंड फर्दर अगर ये डिसीजन मेकर होते हैं तो ये अपने डिसीजंस के लिए इंडिविजुअली अकाउंटेबल रहेंगे। अगर जॉइंटली की बात करें, अगर ये एडवाइस करते हैं, वहां पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, दैट्स इट, राइट। तो अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये सिंगुलरली एंड जॉइंटली दोनों तरीके से क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, लेकिन एडवाइजर के रूप में इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। डुअल हेडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सीआरओ को बेसिकली और कोई भी रोल हम नहीं दे सकते, लाइक सीईओ, सीएफओ, सीओ, ऑडिट हेड, कोई भी रोल नहीं दे सकते, राइट। सो दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड टू इट, आई होप। एंड ये समरी है, आप इसको बाद में अपने लेवल पर गो थ्रू कर सकते हैं फ्रॉम द पीडीएफ फाइल। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या होता है? अब अपने खुद के बैंक की रिस्क प्रोफाइल को चेक करना, अपने फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करना, एंड उसके हिसाब से देखना कि क्या हम इस रिस्क को सह सकते हैं, नहीं सह सकते, दैट इज इट, राइट। तो विलिंगली बैंक कितना लेवल ऑफ रिस्क उठा सकता है, वो कैपिटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क मैनेजमेंट का आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, दैट इज द केस। एंड इसको क्लियरली बता देना चाहिए, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि क्या रिस्क एपेटाइट है हमारा, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड द बाउंड्रीज। सो दिस पर्टिकुलर टेल्स की कौन सी टाइप का रिस्क हम सह सकते हैं और कितना लेवल एक्सेप्टेबल है। फर्दर रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस होना जरूरी है, ये बेसिकली इंश्योर करना जरूरी है कि जो भी रिस्क हम उठा रहे हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल रिटर्न हमें जरूर दे। ये नहीं कि हम रिस्क उठाते रहे हमें रिटर्न मिले ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, कंट्रोल कैसे सेट करें, परमिशंस कैसे मिलेंगी, कितना सैंक्शन कर सकते हैं, एंड इन केस अगर ज्यादा होता है तो स्टेप्स कैसे लिए जाएंगे, एस्केलेशन कैसे की जाएंगी, राइट। क्वांटिटेटिव लिमिट्स, अब ये बेसिकली आपके के आर आईज कहते हैं इनको, वी से टू बी के आर आई, दैट इज की रिस्क इंडिकेटर। अब ये पर्टिकुलर लिमिट है, यानी कि न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड बतानी पड़ेगी, कितना लिमिट हम सह सकते हैं, दैट इज द लिमिट विच इज अलाउड, राइट, वो होता है। अब इसमें पर्टिकुलरली हम गो थ्रू कर सकते हैं रिस्क लिमिट्स को, राइट। अब ये जो के आर आईज होते हैं या फिर ये जो रिस्क एपिटाइट है, दिस इज ऑफ व्हाट नेचर, दिस इज ऑफ डायनेमिक नेचर। ऐसा तो नहीं है ना एक बार लिमिट फिक्स कर दी वही रहेगी। अब रिस्क की टाइप के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, एंड जो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं उनके हिसाब से आपके जो रिस्क एपिटाइट है डेट में ऑल्टर, राइट। जैसे अपने बिजनेस टारगेट सेट किए उसके हिसाब से, या फिर लोन ग्रेड्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट टाइप्स के हिसाब से द रिस्क एपिटाइट विल डिफर, राइट। फर्दर रिस्क लिमिट की बात आती है जहां पर क्लियर थ्रेशोल्ड्स बताई जाती हैं, एंड ये जो थ्रेशोल्ड होंगी दीज विल बी द क्वांटिटेटिव नंबर। ये नंबर्स में आपके पास एक पॉइंट दिया जाएगा कि इतना रिस्क हम सहन कर सकते हैं। ये चीज देखी जाएगी, अगर इतना रिस्क जो है हमारा मेटेरियलाइज होता है तो उसके केस में ये बाउंड्री रख दी कि इससे ज्यादा पॉइंट पर हमने नहीं जाने देना। जैसे कि आप लेट से कोई ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपने कह दिया कि मैक्सिमम 10,000 तक के लॉस तक मैं सह सकता हूं। जैसे ही 10,000 का लॉस हो तो आपने एक लिमिट लगा दी विच इज सेट टू बी द स्टॉप लॉस लिमिट, कि इससे ज्यादा लॉस हुआ तो स्क्वेयर ऑफ कर दो पोजीशन को, यानी कि अपनी पोजीशन को छोड़ दो, राइट। उसी तरह से यहां पर नंबर्स होते हैं, राइट। तो जैसे ऑन फंड्स का अगर 4 बिलियन है तो रिस्क लिमिट हमने सेट कर दी कि 25% है, ठीक है, इस हिसाब से क्रेडिट रिस्क लिमिट रखी जाती है। अब ये लिमिट जो होती है ये बैंक टू बैंक एज आई टोल्ड यू वेरी कर सकती है। यहां पर जस्ट एक इंस्टेंस, एक एग्जांपल दिया गया, ये जो टेबल है दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर इतनी लिमिट है, राइट। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर है। फर्दर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको देखकर कैलकुलेशन की जाती है, आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हो कि पीछे हमें कितने लॉसेज हुए हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस,
बिजनेस मिक्स हमें कितना चाहिए, लॉस्ट एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे थे, उन सभी को चेक करते हुए फैक्टर्स जो होते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स बनते हैं कि हमने कितना एक रिस्क एपिटाइट रखना है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिकली आपके पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रोसेस है आपके पास रिस्क से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट्स रिलेटेड टू द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो कि बैंक कौन कौन से रिस्क को फेस कर रहा है। क्योंकि अगर आपने रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन द जो कैपिटल है वो भी नहीं मेंटेन कर पाओगे, उसको कवर अप नहीं कर पाओगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मिटिगेट नहीं कर पाओगे। सो दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें क्या क्या अप्रोचेज होती हैं, लाइक यू कैन गो फॉर द चेकलिस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस दे सकते हो कौन कौन से रिस्क थे, सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हो, या फिर रिस्क वर्कशॉप्स होती है जहां पर आप गो थ्रू करते हो, राइट, सभी चीजों के बारे में। फर्दर इट्स रिलेटेड टू, यहां पर की डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, डेट इज रिलेटेड टू रिस्क रजिस्टर की कौन कौन से रिस्क हमारे पास हैं, रिस्क की डिस्क्रिप्शन, क्या कारण थे, क्या कंसिक्वेंसेज हुए, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या थे, एंड प्रपोज ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। फिर होता है रिस्क मेजरमेंट, या फिर जिसको हम क्वांटिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि क्वांटिफाई करना जो होता है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब बहुत से रिस्क होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बहुत से रिस्क होते हैं जिनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम एक मॉनेटरी या फिर क्वांटिटेटिव वैल्यू फिर भी रिस्क को असाइन करनी पड़ती है। जैसे हमने ऑपरेशनल रिस्क, उसको चाहे हम मेजर नहीं कर सकते, बट उसके केस में हमने बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए, या फिर एडवांस मेजरमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए वी बेसिकली फाउंड कि भाई कितना रिस्क हमें हो सकता है, हमारे ऊपर इंपोज हो सकता है, उसको हम कहीं ना कहीं एक क्वांटिफिकेशन नंबर देते हैं, राइट। फर्दर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी पोटेंशियल लॉसेस हैं हमने उनको क्वांटिफाई करना है। वी बेसिकली नीड टू इवेल्युएट कि बोरो स्पेसिफिक या एसेट स्पेसिफिक कौन कौन से रिस्क हैं, एंड फर्दर हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को भी कैलकुलेट करना होता है। अब क्या क्या टूल्स एंड मॉडल्स हो सकते हैं इसमें, लाइक वी आर हैविंग द सेंसिटिविटी वाला पार्ट हो सकता है कि रिस्क सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, या वैल्यू एट रिस्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या वॉलिटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिनके साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन सा रिस्क कितना हमारे पास शामिल है, राइट। ये सिनेरियो होता है। नो, देखो मॉडल्स जो हैं बेस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। लाइक VAR जो है उसका इस्तेमाल होता है मार्केट रिस्क की इवेल्युएशन करने के लिए। थर्ड जो कंपोनेंट आता है इसमें दैट इज अ रिस्क मिटिगेशन, दिस इज अ थर्ड कंपोनेंट। तो रिस्क मिटिगेशन में क्या है कि हम रिस्क को टोटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, राइट। एंड अगर हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे तो क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? यस, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ेगा। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो सकती है जब आप रिस्क पोटेंशियल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। आपका डाउनसाइड पोटेंशियल भी रिड्यूस होता है, यानी कि रिस्क भी कम होता है, और साथ के साथ अपसाइड पोटेंशियल भी आपका रिड्यूस होता है, राइट। तो इसमें पहली चीज हो सकती है रिलेटेड टू अवॉइडेंस, अगर हम किसी रिस्क को टोटली अवॉइड कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क सेक्टर्स हैं, उनको पैसा देना ही बंद कर दो, दैट इज टोटल अवॉइडेंस। सेकंड होता है रिडक्शन, जहां पर हम इनहैंस्ड चेक्स लगा देते हैं, लेंडिंग क्राइटेरिया को और ज्यादा टाइटर कर देते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रिस्क की सेवेरिटी को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज रिलेटेड टू कि हम रेदर देन लेंडिंग टू वन पर्टिकुलर सेक्टर, हम मल्टीपल सेक्टर्स को लेंडिंग कर दें, उससे हमारा रिस्क जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। फर्दर फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू द शेयरिंग। अब शेयरिंग में क्या होता है कि हम रिस्क को थर्ड पार्टी को शेयर कर देते हैं, लाइक वी इन्वेस्टेड इन CDS, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंश्योरेंस करवा दिया आपने, या आउटसोर्सिंग कर ली, उसके थ्रू आप शेयरिंग करते हो। फर्दर रिटेंशन, रिटेंशन इज समथिंग रिलेटेड टू जहां पर हम अपने आप को मना लेते हैं कि भाई इतना पार्ट तो हमारे पास इंटरनली रिस्क का रहेगा ही रहेगा, राइट। और हर एक स्ट्रेटेजी के, ये 5 स्ट्रेटेजीज हैं, पांचों के कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ है, बेनिफिट है, नुकसान है। बैंक को अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ता है। ये 5 स्ट्रेटेजीज, पहली टोटली अवॉइड कर दो, दूसरा रिड्यूस कर दो, थर्ड जो रिस्क है उसी को ऑप्टिमाइज करके रख लो, फोर्थ होता है शेयरिंग कर लो, यानी कि लेट्स से वी परचेज CDS, या फिर हमने इंश्योरेंस करवा लिया, आउटसोर्सिंग कर लिया, वो चीजें होगी। या फिर फोर्थ होता है शेयरिंग, राइट, दैट्स रिलेटेड टू शेयरिंग, कि हमने शेयरिंग कर दिया, राइट। एंड द फिफ्थ वन इट्स रिलेटेड टू द रिटेंशन, ठीक है, ये चीजें यहां पर होती हैं। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो मिटिगेशन का पार्ट कर लिया, देन इट्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग इज समथिंग रिलेटेड टू दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोसेस है
ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार मॉनिटरिंग करते हो एंड हो गया, नहीं। आपको लगातार करनी पड़ेगी, रेगुलरली लोन्स को रिव्यू करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने एक पर्सन को लेंडिंग करी है, तो लेंडिंग करने के बाद भी यू नीड टू चेक, आपको एंड यूज ऑफ फंड्स देखना पड़ेगा। फर्दर आपका रेटिंग जो थी, लेट से पहले वो ट्रिपल ए की थी, राइट, ठीक है। अब ट्रिपल ए के बाद वो पर्सन की रेटिंग साल 2 साल के बाद हो सकता है रिड्यूस हो गई हो, डबल भी हो गई हो। अब ये कैसे पता लगेगा? मॉनिटरिंग करके पता लगेगा, राइट। तो हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंट्रोल एक्शन करने से पहले, एंड फर्दर फिर प्रोएक्टिव मेजर लेनी पड़ेगी मॉनिटरिंग की आउटकम के साथ। यानी कि ये जो है फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट फॉर द रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। पहले मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग होने के बाद फिर कंट्रोल होगा, राइट। अब मॉनिटरिंग एक्शंस क्या होते हैं? लाइक रियल टाइम आपने ट्रैकिंग कर ली एमआईएस के थ्रू, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, या फिर आप असेसमेंट कर रहे हो इंडिपेंडेंट, या फिर सिनेरियो या स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हो, ये आपकी मॉनिटरिंग है। एंड कंट्रोल क्या होएगा? आपने रिस्क लिमिट को एडजस्ट कर दिया, या करेक्टिव प्रोसीजर कर दिए, या प्रोसेस को थोड़ा सा सेट कर दिया, या रिस्क पॉलिसीज को अपडेट करवा दिया, ये चीज होती है, राइट। तो दैट इज अ पॉइंट रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो सिंपली लिखिए कंप्लायंस इन बैंक्स, ठीक है। तो कंप्लायंस इन बैंक्स लिख करके जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन द नंबर 8360944207 के ऊपर। विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ फॉर द सेम, एंड साथ के साथ आपके पास क्रैश कोर्स का लिंक भी पहुंच जाएगा। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।